राम राम दोस्तों, मैं हूं रविंदर राठी। आप हैं मेरे साथ और आज हम करेंगे न्यारी बात। न्यारी बात के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर राजवंती शर्मा। इनसे जानेंगे महिलाओं की शिक्षण व्यवस्था में क्या स्थिति है। जिस तरीके से भारत की आज़ादी के बाद भी आधी आबादी आज तक पूर्ण शैक्षिक होने के लिए संघर्ष कर रही है, उस बारे में विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर राजवंती शर्मा से। नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार सर। सबसे पहले आज विक्रमी संवत 2079 से हमारा नया साल शुरू हो रहा है, जो कि बेसिकली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है। और हमारे देश में जो भी विभिन्न गतिविधियाँ डिसाइड होती हैं, चाहे वो त्यौहार की हैं या और हमारे शादी के, विवाह के या अन्य जो भी उत्सव मनाए जाते हैं, वो सभी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ही मनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सभी को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दे रही हूँ। साथ साथ आज से शक्ति स्वरूपा दुर्गा माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। सभी को नवरात्रों की भी शुभकामनाएं। ये जो 9 दिन हैं बहुत ही पवित्र दिन हैं और इनमें विशेषकर हम शक्ति की आराधना करते हुए हमारा ध्यान देश की आधी आबादी की तरफ जाता है। और इस समय में आपने जो ये आज प्रश्न किया है मुझसे, ये विचारणीय है, विचार करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर हमें एक वास्तविक प्रतिनिधित्व चाहिए तो महिला का शिक्षित होना भी बहुत आवश्यक है। मैम, आज़ादी के हम 75 वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आज भी भारत में 14 करोड़ से अधिक महिलाएं लिखने और पढ़ने में अक्षम हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? हालांकि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन जो आप लिखने पढ़ने में असक्षम की बात कर रहे हो, ये ज़्यादातर उन परिवारों के बीच में पाया जाता है जो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो अभी तक विकासशील अवस्था तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। उनको हम पिछड़े एरिया की तरह से कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। अगर हम स्कूल के हिसाब से डेटा को एनालाइज करें तो जो कन्याओं का एजुकेशन का रेशो है वो कम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो रेशो है ये कम होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर हम इस दिशा में सुधार की बात के बारे में सोचें तो हमारी पहल उन एरियाज़ में जाकर वहाँ के लोगों को इस रूप में जागरूक करने की ज़रूरत है कि महिलाओं की शिक्षा का फ़ायदा आपके परिवार को कैसे हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले जब उनको ये समझ में आएगा कि एक महिला को शिक्षित करने से 2 परिवारों की शिक्षा संभव हो सकती है, आपके परिवार का जो खाली रहन सहन का स्तर नहीं, सोचने का जो स्तर है उसमें सुधार संभव है जब महिला शिक्षित है। महिला अगर शिक्षित है तो वो अपने बच्चों को सही दिशा में किस तरीके से मूव कर सकते हैं उसके बारे में शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती है। जब हम उस एरिया के लोगों को इस रूप में समझाने की कोशिश करेंगे, जागरूक करेंगे, वहीं से हमारा जो ये रेशो है वो इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्रों की तरफ इस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स अपनी लड़कियों को लगभग समान अधिकार देने के लिए प्रयासरत है। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो शिक्षा देने के लिए हर एक परिवार, जो हमारे अगर हम उत्तर भारत की बात करें और जो हमारे आसपास के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ लोग महिला शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। और हालांकि कुछ परिवार, शिक्षित परिवारों में भी, जैसे मैं अगर अपने यहाँ की ही बात करूँ, हमारे यहाँ एमएससी में जब बच्चे की
कुछ लड़कियां मैरिड लड़कियां आती हैं, तो मैरिज होने के बाद उनको कई बार दिक्कतें आती हैं कि परिवार में थोड़ा सा उनकी शिक्षा को लेकर एक उदासीनता का माहौल है कि बस बीए पास कर लिया, बहुत हो गया है, अब शादी हो गई है तो आगे एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर भी हम लड़कियों को यही कहते हैं कि आप चाहे अपने पेरेंट्स को, जो इन लॉज हैं, आप हमारे पास ले आइएगा, थोड़ा सा हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। हम उनको बताएंगे कि भाई खाली कमाने के ज़रिए के लिए ही बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और अगर कमाने के लायक हो जाता है और वो कमाना चाहता है तो कमाने का कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके और भी कई फ़ायदे हैं। तो जब काउंसलिंग की जाती है तो फ़र्क भी आता है, बच्चे क्लास में रेगुलर आना भी शुरू होते हैं। जहाँ उनको एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही होती थी, अब वो बच्चियाँ क्लास में आना भी शुरू कर देती हैं। मैम, नवरात्रों के दौरान माता की पूजा होती है। नवरात्रों के समापन पर देवी स्वरूप, कन्या स्वरूप की पूजा की जाती है, लेकिन इन 9 दिनों को छोड़ दें तो बाकी शेष समय में, शेष कालखंड में जो महिलाओं पर, बच्चियों पर बीतती है, उसको लेकर समाज को क्या चिंतन की आवश्यकता नहीं महसूस होती? पूरी तरीके से आवश्यकता है, और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें देवी याद आ जाती हैं, और स्त्री की जो सारी शक्तियां हैं वो भी याद आती हैं। उस टाइम पे हम उस रूप में आराधना भी करते हैं, और हमें लगता है कि शायद जो है वो महिला के रूप में जो देवी हैं वो सब कुछ कर पाने में सक्षम है। और निसंदेह ऐसा ईश्वर ने तो सबको, पुरुष और स्त्री दोनों को समान शक्ति के साथ ही इस धरती पर उतारा है। वो बात अलग है कि हमारे समाज ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। अब यहाँ अगर हम सुधार की बात करें, कुछ टाइम पहले तक हम कहा करते कि भाई लड़कियों को शिक्षित करेंगे, लड़कियाँ अपने अधिकारों की तरफ उनको पता चलेगा, जागरूक होंगी, साथ में हम उनको सक्षम बनाएंगे, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इत्यादि देंगे, तो फिर वो अपनी रक्षा कर पाने में सक्षम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। तो यहाँ मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अपने जो हमारे बेटे हैं, जो लड़के हैं, हमें सबसे पहले उनको शिक्षित करने की ज़रूरत है कि आपको अपने बहन की तरह, अपने मदर की तरह, जिस तरीके से आप अपनी बहन की इज्जत करते हो, जो व्यवहार आप अपनी बहन के साथ दूसरे मेल से चाहते हो, वो व्यवहार पहले आपको जो गर्ल्स एस्पेक्ट है या जो लड़कियां हैं समाज में, उनके लिए आपको करना पड़ेगा। तो मैम, अगर आपके पास यहाँ 1000 से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ती हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करती हैं, तो आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि वो यहाँ से निकलकर जब सोसाइटी को फेस करें तो इन चैलेंजेस को वो काउंटर कर पाएँ? हम अपने बच्चों को यही कहते हैं कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको कुछ गलत नहीं करना है, लेकिन आप गलत नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको जब आप सोसाइटी के बीच में जाते हो आपको कई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो उसमें तो एक सीधा सा तरीका ये है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखो, अपने आप को सक्षम बना के चलो, और गलत चीज़ का विरोध करना सीखो। गलत का विरोध केवल तभी नहीं करना है जब वो गलती हमारे साथ हो रही है। आप अगर किसी और लड़की के साथ या किसी अन्य के साथ, चाहे वो महिला है या छोटी बच्ची है, कुछ गलत होते हुए देख रहे हो, तो वहीं पर अगर उसका विरोध करना शुरू करोगे तो समाज का जो अन्य वर्ग है जो इस तरीके की गतिविधियों में अपने आप को लगा लेता है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर चेक लगेगा कि कोई आवाज़ उठाने वाला है, और उस आवाज़ को खाली एक तमाशा, हम तमाशबीन बन के रह रहे, एक स्ट्रांगली अपने पॉइंट को रखें और उस बात को आगे ले जाकर उसके समाधान की तरफ जाएं। मैम, न्यारी बात के दर्शकों को कोई और संदेश आप देना चाहेंगे नवरात्र के पहले दिन? मेरा संदेश यही है कि हमारे नवरात्रों में शक्ति स्वरूपा देवी की पूजा, आपकी सार्थक पूजा तभी कही जा सकती है जब हम महिलाओं को सक्षम बनाने की तरफ अपने निरंतर प्रयास करते रहें, और महिलाओं को उचित सम्मान हम देते रहें जिस सम्मान की वो अधिकारी हैं, और उनको किसी भी रूप में कमतर ना समझें। न्यारी बात के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य खास शख्सियत के साथ, किसी अन्य न्यारी बात के साथ। धन्यवाद।